स्टूडेंट्स, इसके पहले के क्लासेस में हमने आपको प्रोनाउन के जो भी टाइप्स बताए, काइंड्स बताए, आज उस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारा 2 प्रोनाउन बचा हुआ था, जिसमें से कि आपको इंडेफिनिट प्रोनाउन की चर्चा और रेसिप्रोकल प्रोनाउन की चर्चा होनी है। इंडेफिनिट प्रोनाउन और रेसिप्रोकल प्रोनाउन के बारे में हम आपको बताएंगे कि इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या होता है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या होता है, इसके बारे में आप जान पाएंगे। तो इंडेफिनिट प्रोनाउन इंडेफिनिट प्रोनाउन की जब बात करते हैं तो आपको ये जानना चाहिए कि इंडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित और डिफिनिट का मतलब होता है निश्चित। तो और प्रोनाउन के बारे में हमने आपको पहले बताया हुआ है कि जो वर्ड नाउन के बदले में आता है, नाउन के बदले में प्रयोग किया जाता है, उसको हम प्रोनाउन कहते हैं। तो इंडेफिनिट प्रोनाउन में वैसे शब्द का प्रयोग किया जाता है, वर्ड्स का प्रयोग किया जाता है जो हमें निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं कराएगा, बल्कि अनिश्चितता का बोध कराएगा। सबसे पहले इसकी परिभाषा को हम ले लें तो जिस प्रोनाउन से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता है, उसे हम इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। तो ये याद रखना है, ये परिभाषा हमने यहाँ पे लिखा कि जिस प्रोनाउन से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता है, उसे हम इंडेफिनिट प्रोनाउन या अनिश्चित प्रोनाउन कहते हैं। ये परिभाषा हुई इसकी। अब हम आपको आगे बताएंगे कि इस प्रोनाउन के अंतर्गत किस किस शब्द का प्रयोग किया जा सकता है, और उसमें 1-2 वाक्य हम एक सेंटेंस 2 सेंटेंस दे करके जो है आपको क्लियर करेंगे। तो आप इस चीज को फिर आगे देखें। इसके अंतर्गत ऑल, सम, एनी, somebody, anybody, जैसे वर्ड्स का प्रयोग किया जाता है। यहां पर आप ये देखेंगे कि जो हमने इंडेफिनिट प्रोनाउन का आपको परिभाषा बताया, उसके बाद जो इसके अंतर्गत जो भी वर्ड आते हैं, इसके अंतर्गत ऑल, सम, एनी, समबडी, एनीबडी जैसे वर्ड्स का प्रयोग किया जाता है। जो उदाहरण हमने वर्ड्स के दिए हैं, इसके अलावे भी कई वर्ड्स इसके अंतर्गत आते हैं।
जब आप इसका किसी भी ग्रामर के बुक में आप जब देखेंगे तो आपको इसके अलावा भी कई वर्ड मिलेगा जिससे कि आप उसको समझ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है कुछ वर्ड्स हमने आपको सिर्फ उदाहरण के लिए दिए हैं, इसमें किस किस वर्ड्स का प्रयोग किया जाता है, और इसी वर्ड्स में से हम आपको एक दो एग्जाम्पल बताएंगे जिससे कि आपको समझने का मौका मिलेगा कि ये जो प्रोनाउन है इसमें कैसे ये सेंटेंस का प्रयोग किया जाता है। हमने इसके पहले आपको प्रोनाउन में बताया था कि जिस तरीके से आप जानते हैं नाउन में कि किसी भी सेंटेंस को जब हम शुरू करते हैं, किसी भी सेंटेंस को, नॉर्मल सेंटेंस को जब हम शुरू करते हैं तो उसके शुरू में हम नाउन या प्रोनाउन लगाते हैं। और प्रोनाउन के बारे में हमने अभी भी आपको बोला कि जब किसी नाउन के बदले में जिस वर्ड का प्रयोग होता है उसको हम प्रोनाउन कहते हैं। तो जाहिर सी बात है कि सारे प्रोनाउन की जो हमने चर्चा किया है अभी तक आपके साथ, इंडिफिनिट प्रोनाउन में भी जो वर्ड होंगे वो सेंटेंस के शुरू में आएंगे। सेंटेंस के शुरू में आएंगे तो हम एक एग्जाम्पल आपको बताते हैं कि जैसे आप देख सकते हैं कि somebody has done this work. Somebody has done this work. किसी ने यह काम किया है। किसी ने यह काम किया है। आप यहाँ देख सकते हैं कि इसमें कोई या किसी, यहाँ हम अगर इतने कोई यह काम किया है, किसी ने यह काम किया है, आप दोनों तरह के मीनिंग से इसको ले सकते हैं। तो somebody का मतलब कोई या किसी। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो भी वर्ड आपको बताए हैं उसमें व्यक्ति के लिए भी आएगा। व्यक्ति आप जानते हैं, व्यक्ति या किसी जानवर के लिए आप जानते हैं कि सजीव हो गया, और बाकी जितनी वस्तुएं होती हैं वो निर्जीव हो गया आपको। तो सजीव निर्जीव में हम उसको बांटते हैं। तो इस तरीके से हम जो भी, चाहे वो निर्जीव के लिए भाव होगा, सजीव के लिए होगा, तो लेकिन वो चीज क्लियर होगा। यहाँ इस सेंटेंस में आप देख रहे हैं कि somebody has done this work, ये जो सेंटेंस है ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, इसीलिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो वाक्य होते हैं उसकी हिंदी में किया है, चुका है, चुके हैं, चुकी है, ऐसा लगा रहता है। इसीलिए इसकी हिंदी आपने देखा किसी ने यह काम किया है। इस तरीके से जो है आपको एक उदाहरण इसकी बताएगी। इसमें somebody जो शुरू में हमने लगाया ये प्रोनाउन है। चूंकि आप एक चीज को जान लीजिए कि जितने भी नाउन हैं प्रोनाउन का प्रयोग हो रहा है, उसके बाद वर्ब आता है। यहाँ पर ये सहायक क्रिया है, हेल्पिंग वर्ब है इसको कहेंगे, और यहाँ डन जो है ये मेन वर्ब का तीसरा रूप है। ये सब आगे जब हम आपको टेंस पढ़ाएंगे, पूरा विस्तार से पढ़ाएंगे, तब ये सब चीज़ आपको समझने का मौका मिलेगा। इस तरीके से जो है आपको इंडिफिनिट प्रोनाउन की परिभाषा और इंडिफिनिट प्रोनाउन के अंतर्गत जो एग्जाम्पल है ये आपको हमने बताया, और ये हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये जो व्याख्या मैंने किया यहाँ पे ये आपको समझ में आया होगा। अब जो है आगे क्या जो प्रोनाउन है हमारा, जो अंतिम प्रोनाउन है वो है रेसिप्रोकल। RECIPROCAL, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन की जब बात करेंगे तो इसमें जो इसकी परिभाषा होगी, इस प्रोनाउन के अंतर्गत, इस प्रोनाउन के अंतर्गत, इस प्रोनाउन के अंतर्गत तो या इस प्रोनाउन के अंतर्गत दो या दो से अधिक
व्यक्ति या वस्तु की आपसी संबद्धता की चर्चा होती है। ये है इस प्रोनाउन के अंतर्गत दो या दो से अधिक व्यक्ति या वस्तु की आपसी संबद्धता की चर्चा होती है। आपसी संबद्धता का मतलब क्या होगा? आपसी संबद्धता का मतलब होगा कि इस प्रोनाउन के अंतर्गत कभी एक आदमी की बात नहीं होगी। सबसे पहले नोट कर लीजिए, इसके अंतर्गत कम से कम दो और दो से ज्यादा की बात होगी, चाहे वो व्यक्ति के लिए हो चाहे वो वस्तु के लिए हो। तो दो या दो से अधिक व्यक्ति या वस्तु का आपसी संबद्धता यानी उसका आपसी जुड़ाव या कुछ इस तरह की चर्चा आपको वाक्य में मिलेगी। आप उसको यहाँ पर देख सकते हैं। लेकिन पहले हम इस चीज की चर्चा करेंगे कि इसके अंतर्गत जो भी वर्ड आते हैं उसको आप पहले देखेंगे। इसके अंतर्गत जो भी वर्ड है तो मात्र दो वर्ड का प्रयोग किया जाता है। इस प्रोनाउन के अंतर्गत ईच अदर और वन अनदर ईच अदर और वन अनदर का प्रयोग किया जाता है। दो या दो व्यक्ति या वस्तु के लिए इस प्रोनाउन के अंतर्गत ईच अदर और वन अदर का प्रयोग किया जाता है। दो व्यक्ति या वस्तु के लिए ईच अदर तथा दो या दो से अधिक व्यक्ति या वस्तु के लिए वन अनदर का प्रयोग होता है। वन अनदर का प्रयोग होता है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि जो दो वर्ड इसमें दिए गए ईच अदर और वन अनदर, इन दोनों वर्ड को कहाँ पर हम प्रयोग करते हैं इसके बारे में आप जानते हैं कि दो व्यक्ति या वस्तु के लिए ईच अदर और दो से ज्यादा व्यक्ति वस्तु के लिए हम वन अनदर का प्रयोग करेंगे। इसका भी एग्जाम्पल हम आपको बता रहे हैं। एक दो एग्जाम्पल आप इसका भी देखें।
एग्जाम्पल, राधा एंड मीरा respect each other. राधा एंड मीरा रिस्पेक्ट ईच अदर। इसकी हिंदी हो गई आपको, राधा और मीरा एक दूसरे का आदर करते हैं। मीरा और राधा एक दूसरे का आदर करते हैं। ये जो है आपको, आप देख रहे हैं कि जब यहाँ पर हमने ईच अदर लगाया तो दो की बात है, सिर्फ राधा और मीरा को लिया हमने। इस तरह से आपको बताया गया कि ईच अदर का प्रयोग सिर्फ दो के लिए होगा। अब अगला जो उदाहरण हम बताएंगे वो वन अनदर के लिए बताएंगे, और वन अनदर के एग्जाम्पल को भी आप यहाँ देख सकते हैं। तो वन अनदर का एग्जाम्पल क्या होगा? तो वन अनदर के एग्जाम्पल में आप देखेंगे सीता, राधा एंड मीरा। अब यहां देखें आपके तीन हो गए, सीता, राधा एंड मीरा आर सिस्टर्स एंड लव वन अनदर। अब आप यहां देखते हैं कि सीता, राधा एंड मीरा आर सिस्टर्स एंड लव वन अनदर, यानी सीता, राधा और मीरा बहनें हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि दो से ज्यादा की बात है, यहाँ तीन से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो दो से ज्यादा की बात है, सीता, राधा एंड मीरा आर सिस्टर्स एंड लव वन अनदर, एक दूसरे को प्यार करते हैं। तो यहाँ पर जब वन अनदर की बात है तो इसमें आप जब तीन की बात हो गई तो इसमें ईच अदर नहीं लगा सकते। अब की बात अलग है कि अब कई जो ग्रामर प्रयोग करने वाले हैं या पढ़ाने वाले हैं वो दोनों के प्रयोग को एक बराबर कर दिए हैं। वो ईच अदर और वन अनदर का जो है आपको प्रयोग एक बराबर ले लिए हैं, यानी दो के लिए भी आपको वन अनदर का प्रयोग कर रहे हैं, दो से ज्यादा के लिए भी ईच अदर का प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन आपको ये चीज याद रखना है कि अभी भी जो नियम है, क्योंकि जब मान लीजिए एक ही बात हो जाएगी तो एक ही काम के लिए हम दो वर्ड का प्रयोग क्यों करेंगे, ईच अदर वन अनदर की बात क्यों होगी फिर। इसीलिए शुरुआती तौर पे आपको कंफ्यूजन नहीं हो। आगे की क्लासेस में जब आप इंग्लिश ग्रामर पढ़ेंगे, जब हायर क्लासेस में जाएंगे, प्लस 2 में जाएंगे, 10th में जाएंगे, उससे ऊपर जाएंगे, तो आपको ये दोनों का लगभग हो सकता है कि दोनों जगह एक ही तरह का प्रयोग मिल जाए। तो वहां पर आपको समझना है कि दोनों को कॉमन कर दिया गया है। लेकिन अभी जब शुरुआती तौर की बात है तो शुरुआती समय में आप वन अनदर और ईच अदर दोनों के प्रयोग को अंतर करके चलेंगे। ईच अदर का जो प्रयोग होगा वो आपको जब भी होगा दो व्यक्ति और वस्तु के लिए होगा, दो से ज्यादा के लिए नहीं होगा। और वन अनदर की जब बात करेंगे तो ये हमेशा आपको जो है सो दो या दो से ज्यादा के लिए होगा। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान में रख करके काम हमको करना। दो से ज्यादा के लिए आप वन अनदर लगाइए, दो के लिए आप ईच अदर लगाइए। ठीक है, यही रेसिप्रोकल प्रोनाउन था और इसके बारे में आपको जो है सो हमने पूरी जानकारी, जो उसकी परिभाषा, जो उसका उदाहरण है, जो शब्द उसके अंतर्गत प्रयोग किए जा रहे हैं, इस सब के बारे में आपको बताया। इस तरीके से ये दो प्रोनाउन बाकी थे जिसको कि हमने आज खत्म किया, और हमारे जो प्रोनाउन की जो क्लास थी आपके साथ में वो आज समाप्त हुई। अब आगे जो है इंग्लिश ग्रामर के और भी जो चैप्टर हैं उस पर हम आपके अगली क्लास में आपके साथ फिर उपस्थित होंगे। आज की क्लास यहाँ समाप्त की जाती है।